नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको भी बधाई हो, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। 33% के हकदार जो है, हमें मान सम्मान, अधिकार, विश्वास सब कुछ मिला है। पहली बार 1996 के बाद आज पहली बार मिला है। स्टार्टिंग जो है बिस्मिल्लाह तो है, उस वक्त हुआ था, पर बरकतल्लाह अब हुआ है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इसमें भी बहुत से लोग अड़ंगा लगा रहे हैं नाजिया जी। देखिए ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि उसमें मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो मुस्लिम महिलाओं के इतने खैर ख्वाह पैरोकार कब से हो गए? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। बड़ा बड़ा मुझे समझ नहीं आया कि मैं रोऊं, हंसूं, अवेसी को कोसूं, अवेसी को भैया बना लूं, क्योंकि हम मुसलमानों में ना भैया बनाने में भी डर लगता है। क्या पता कब सैया बन जाए, उसमें भी डर लगता है। तो देखिए, अवेसी साहब के मुंह से पहली बार महिलाओं को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की बात मुंह से निकली, तो मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की और उनकी टीम की, कि उन्होंने एक ऐसा खाना अपोजिशन की थाली में परोसा है जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि अगर निगल जाए तो मोदी जी की वाहवाही हो जाएगी, उगल जाए तो भारत की जितनी भी भारतीय नारियां हैं वो तो मुंह पे थूक देंगी। पर देखिए, अवेसी साहब ने इसमें भी अपना फुदकना कहीं पर कम नहीं किया। मात्र पूरे लोकसभा के अंदर मात्र 2 मुसलमानों ने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की है, मात्र 2 मुसलमानों ने। इससे मानसिकता मुसलमानों की समझ में आ जाती है। अब कलेजे पे पत्थर रख करके और अपनी शेरवानी को टाइट करके उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों का नाम कहां पर है। तो मैं अवेसी साहब से आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि अवेसी साहब अपनी चेयर को छोड़ दें। नाजिया इलाही खान आपके चेयर से लड़ भी लेगी और भारी मात्रा से जीत कर दिखा भी देगी। अगर वाकई में आपको मुसलमान महिलाओं के लिए, मुसलमान खवातीन के लिए आपके दिल में इतनी दर्द जाग पड़ी है, इतना कलेजा पीटने की जरूरत नहीं है मुसलमान महिलाओं के लिए, इतना रुदाली बनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कहिए कि नाजिया आ जाओ और मेरे चेयर से बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि अवेसी साहब की पब्लिक गैदरिंग से लेकर के अवेसी साहब की स्पीच में हमेशा उन्होंने मुसलमान महिलाओं को टारगेट किया है, हमेशा उन्होंने मर्दों को प्रोवोकेशन दिया है, मुस्लिम मर्दों को। उनकी गैदरिंग में, उनके पब्लिक मीटिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, उनकी पब्लिक मीटिंग में सीएए का विरोधिता हुआ है, एनआरसी की विरोधिता हुई है, उनकी पब्लिक मीटिंग में संविधान की विरोधिता करते हुए 1937 के जिन्ना के शरिया लॉ को बहुत एक्सेप्टेंस देने की बात कही गई है। औरंगजेब के और ठरकजेब वालों ने भीड़ लगा करके उनकी ही मीटिंग में ये हिम्मत की थी कि औरंगजेब का नारा बुलंद किया गया था। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि अवेसी साहब जब ऐसे आतंकी दिमागों को अपने बैरिस्टर की डिग्री से और आतंकी झुंडों को अपने बैरिस्टर की डिग्री से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आज उनके दिल में मुसलमान महिलाओं का दर्द और पीड़ा कैसे कैसे आन पड़ा। अचानक से 5 फुट 11 इंच के अवेसी साहब अचानक से रुदाली की तरह सीना कूटना क्यों स्टार्ट कर दिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि फूल का काम होता है खिलना। अब उनको समझ में आ चुका है कि मुसलमान महिलाओं का फुल सपोर्ट मोदी जी में है, मोदी जी के पास है, इसलिए कमल का फूल तो खिलेगा। अब मैं कहना चाहूंगी कि कल बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस मैटर को लेकर के मैं थी, जहां पर मुझे बहुत टारगेट किया गया कि मैं कुछ पैसों के चक्कर में आरएसएस की दलाली करती हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ अवेसी साहब से और ये सारे मदरसा छाप और लुंगी छापों से कि सोनिया गांधी की दलाली करने में कितना पैसा मिलता है। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगर संविधान के पक्ष में बात करने को दलाली कहा जाता है,
अगर 33% वुमेन रिजर्वेशन के पक्ष में बात करने को दलाली कही जाती है, अगर सनातन धर्म की खूबसूरती को डिफाइन करने को दलाली कही जाती है, अगर मंदिर में जाकर के पूजा करने को दलाली कही जाती है, अगर गेरुए रंग का कपड़ा पहन लेने को दलाली कही जाती है, अगर साड़ी और बिंदिया पहन लेने से दलाली कही जाती है, अगर भारत के प्रधानमंत्री को अप्रिसिएट करने को दलाली कही जाती है, तो जिन्ना के फॉलोअर को क्या कहा जाएगा? अजमल कसब का रिश्तेदार कहा जाएगा या हाफिज सईद का रिश्तेदार कहा जाएगा? मैं तो भाई साफ सुथरा बात करती हूँ, मैं तो कोई छल और कपट वाली बात करती नहीं हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के बाप की ताकत है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लेने की या मेरे फंडामेंटल राइट्स को छीन लेने की। अब बात आती है कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये कोई नई बात नहीं है। 1952 में भी महिलाओं को ऐसा एक ये बना करके दिया गया था, एक जगह दी गई थी जहां पर दो कैंडिडेचर दिए गए थे, दो कैंडिडेट्स दिए गए थे जहां पर लड़ी थी महिलाएं और महिलाओं को अच्छी खासी इज्जत अफजाई की गई थी 1952 से 1957 में। और जैसे ही इंदिरा गांधी जी आए उनको अपने बराबर की कोई महिला पसंद नहीं आने लगी, ईगो प्रॉब्लम होने लगा, उन्होंने महिलाओं को दूध से मक्खी की तरह निकाल करके फेंकना स्टार्ट किया। अब ये कलेजा वाला काम, ये शेर वाला काम कर कौन सकता था? अब बाकी तो कोई कर नहीं सकते थे, मौन व्रत की सरकार कर नहीं सकती थी। उसके बाद फिर ये जो आधी टूटी फूटी जो हिंदी में बात करती है, इंग्लिश में रोमन अपनी स्पीच को हिंदी में लिखवा करके ये जो पार्लियामेंट के अंदर बात करती हैं, जो फिरंगी हमारी सोनिया गांधी जी हैं, उनकी बातों को समझ में मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। पता नहीं जनता को उनकी बात समझ में आई कि नहीं आई। अपने जीवन साथी की बात कर रही थी, पर जीवन साथी ने और ये अवैसी जी ने शाहबानो और सायरा बानो को इंसाफ दिलाते वक्त क्यों अपनी आंखें मींच ली थी और चेहरे पर पर्दा लटका लिया था, क्यों नकाब पहन लिया था? आज असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम महिलाओं को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की बात कर रहे हैं। ये अवैसी साहब के पेट में क्या दर्द स्टार्ट हो गया था जब शाहबानो और सायरा बानो मात्र 300 रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेंस की गुहार लगा रही थी और 3 तलाक से जैसी कुप्रथाओं को बंद करने की बात कह रही थी और उस पर एक पनिशमेंट का एक्ट लाने की बात कर रही थी। तब ये कहाँ चले गए थे? तब इन्होंने कोई स्लीपिंग पिल्स खा लिया था क्या, या कुछ ऐसा कर लिया था कि होश में नहीं आ रहे थे? या ये वही अवैसी साहब है, भूलने वाली बात नहीं है, जो 3 तलाक जब हिस्टोरिकल जजमेंट 2017 को आ चुका था, तब यही अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर चीख कर कह रहे थे कि नहीं, निकाह जो है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और तलाक बंद नहीं हो सकता है। मतलब उनके हिसाब से महिला मुस्लिम खवातीन के मुंह पर तलाक चिपकाया जाए और उनको बेइज्जत करके रोड पर निकाला जाए। देखिए, दर्द उनको समझ में नहीं आएगा जब शारजा में बैठा हुआ लड़का एक छोटी सी 19 साल की बच्ची को फोन पर तलाक देता है और ये कहकर देता है कि तुम मोटी हो गई हो, मैं तुम्हें और अपनी जीवन साथी नहीं बनाकर रख सकता, और वो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये हम देखते हैं केसेस। ये अवैसी साहब बैरिस्टर होकर के भी नहीं देख पाते हैं। उन्होंने अंधा चश्मा पहना हुआ है, उन्होंने बिस्किट का चश्मा पहना हुआ है, जिससे उनको उधर की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अब नाज़िया जी, जब कल संसद भवन से बाहर निकले थे ओवैसी, तो उनका कहना था कि मुस्लिम महिलाएं याद रखेंगी कि मैंने उनके हक की बात सदन में कही। किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों को भी, मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए इस आरक्षण में, मैंने ऐसा कहा। तो मुझे तो ये लग रहा है मुस्लिम महिलाएं तो ये याद रखेंगी कि आपने 3 तलाक का कितना विरोध किया था। तो ये जो 2 लोग अलग नजर आए, 454 ने उसके फेवर में वोट किया, सिर्फ 2 ही लोग अलग नजर आए। तो जो ओवैसी साहब है, आपका सवाल बहुत अच्छा है अंजू जी, बहुत अच्छा है। बेशक उनको मुस्लिम महिलाएं याद रखेंगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की बात कही है। पहली बार, मुझे लगता है जब से जन्म हुआ है तब से वो मुस्लिम महिलाओं को बिस्तर का सामान ही बनाने का बात की है। और जितनी मैंने स्पीचेस देखी है और कई बार मैं उनके साथ नेशनल न्यूज पर मैं उनके साथ डिबेट कर चुकी हूँ, तब भी मैंने उनसे यही पूछा था कि आपके दिल में पीड़ा और दर्द क्यों नहीं आता है मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को देख करके। तो पहली बार उनके मुंह से निकला है
कि मुस्लिम महिलाओं को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है ना कि करोड़ बार कोई व्यक्ति ये कहता है कि पीरियड्स के बाद मुस्लिम लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो वो आवारा हो जाएगी। अवैसी साहब ने करोड़ों बार मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना अरशद मदनी को सपोर्ट करते हुए हमने उनको देखा हुआ है। हलाला जैसी कुप्रथाएं हो, छोटी छोटी बच्चियों का 12 साल की उम्र में निकाह हो, एडुकेशन के लिए कभी भी ना कहना बच्चियों के फेवर में, बच्चियों मुसलमान बेटियों के फेवर में कभी कोई बात ना करना, जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, ऐसी कोई स्पीच अपने अपने स्पीच के दौरान ना बोलना। तो आज अवैसी साहब ने, क्योंकि देखिए किसी ना किसी तरीके से उनको मोदी जी को टारगेट करना था, वो उन्होंने किया। ये जो वो फेक और एक गिरगिटनुमा जो वो अपना रंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 2 वोट जो है वो नेगेटिव में डाल दिया, ऑपोजिट में डाल दिया, और बाकी सारे के सारे 33% वुमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम 2 मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी, इससे भी साबित होता है कि महिलाओं को अपने बराबर में देखना ना ही कभी इस्लाम ने अनुमति दी है और ना ही कभी कुरान ने अनुमति दी है, और ना ही कभी ये पुरुष जो है मुसलमान जो मर्द है वो कभी मानने वाले हैं। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि मैंने कल बड़ी हिलते डोलते एक स्पीच सुनी महुआ मोइत्रो की। कह रही थी कि 2 मुसलमान खवातीन को अगर चुना है तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने सुना है। अब वहां पर लोग पता नहीं उनको क्यों नहीं टारगेट कर पाए। अगर मैं होती पार्लियामेंट के अंदर तो मैं उसी वक्त उनको टारगेट कर देती कि एक जो फेक मुसलमान है जिसको आफरीन अली कहा गया है, उसका ओरिजिनल नाम है अपरूपा पोद्दार, जिसको रातों रात श्रीमती ममता बनर्जी ने आफरीन अली बनाया था ताकि किसी मुसलमान बेटी को टिकट ना देना पड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। अब दूसरा उन्होंने लिया है नुसरत रूही जहान जैन का, जो थी मुसलमान और एक बलात्कारी की फियांसी थी जो अभी भी जेल के अंदर है, और दोबारा उन्होंने एक जैन से शादी की और बजाफ्ते ईडी से बाहर निकलने के बाद, ईडी को अपने डॉक्यूमेंट्स ना दिखाने के बाद वो आराम से मंदिर गई है और उन्होंने पाठ पूजा की है। तो मैं मंदिर और पाठ पूजा पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने शादी की है और उनका नाम है नुसरत रूही जहान जैन। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे मुसलमान क्या मुसलमान होते हैं? और आफरीन अली तो कहीं से भी मुसलमान नहीं है, उसका नाम तो अपरूपा पोद्दार है। उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के, उसके आधार कार्ड से लेकर के, उसकी सारी चीजों पर अपरूपा पोद्दार है। इवन उसकी बेटी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर भी माँ का नाम अपरूपा पोद्दार है, जिस पर हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर जज ने कहा है कि विद इन 4 मंथ्स इस केस को क्लियर कीजिए आप लोग कि ये आफरीन अली है कि ये अपरूपा पोद्दार है। तो ये हिलना डुलना अर्थक्वेक जो आ जाता है महुआ मोइत्रो जी में, मुझे लगता है कि थोड़ा कम करना चाहिए और पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लोगों को भी एंट्री देनी चाहिए जो ऐसे लोगों के झूठ झाट को पकड़ सके। बिल्कुल। लेकिन नाज़िर जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो मुस्लिम वुमेन कार्ड खेला जा रहा है, और फिर कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो ये कह रही थी कि ओबीसी, एससी, एसटी को भी इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जबकि जब उन्होंने खुद इस बिल को पेश किया था तब तो वो कहती थी कि जिनको देना है दे दे, जो पार्टियां खुद ब खुद दे दे। तो ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए? सिर्फ रोड़ा अटकाने के लिए, या पता है उनको कि ये बिल महिलाओं के भलाई के लिए है, तो उसमें कोई ना कोई मैसेज तो ऑपोजिशन देना चाहेगी ना? देखिए, एक फिरंगी औरत जो जबरदस्ती हमारे कलेजे पर दाल मूंग रही है, आज से नहीं एक जमाने से, जिसको भारत की प्रथा, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत में जो एक इमोशनल सेंटिमेंट होता है महिलाओं को लेकर के, उनको वो भी नहीं पता है। प्रॉपरली हिंदी नहीं बोल पाती हैं, अंग्रेजी में बात कर लें तो अंग्रेजी में भी नहीं बोलती हैं ताकि उनको लोग और टारगेट ना कर पाए। मुझे तो लगता है जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में उनको बात करना चाहिए, पर मुझे इसमें भी शक लगता है कि कहीं वो रशियन बोलना ना स्टार्ट कर दे, तो ये इटली वाला जो एक डब्बा है उस पर से भी पर्दा ना फाश हो जाए। तो उन्होंने जो स्पीच रखी थी, आधी तो मैं समझी और आधी जनता भी नहीं समझ पाई और मैं भी नहीं समझ पाई। तो अगर आपने वाकई में, आपके दिल में ओबीसी को लेकर के और मुस्लिम महिलाओं को लेकर के इतना दर्द, इतनी पीड़ा और इतना इमोशनल अटैचमेंट था, तो भाई आपकी सरकार तो बहुत जमाने तक थी ना, डेकेड, डबल डेकेड, ट्रिपल डेकेड आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं कर लिया? दूसरी चीज मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी, राहुल बाबा और पप्पू ही रह जाएंगे। बात हो रही थी सरकार की, बात चल रही थी 33% वुमेन रिजर्वेशन की,
वो कह रहे हैं कि भाई सेक्रेटेरिएट पोस्ट पर जो है वो तीन ही सिर्फ ओबीसी है। तो भाई 1991 से जो लोग जिस बैच से उन ज्वाइन किए थे और 1997 तक, तो उस बैच में तो आपकी सरकार थी, आपके दादा परदादा दादी परदादी अब्बा अब्बा जान दादा जान नानी जान सबका था। तो आप उस वक्त क्यों नहीं ओबीसी एससी एसटी और मुसलमानों की का भंडार आपने लगाया? अभी आपको बड़ा दर्द हो रहा है। अमित शाह जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देश जो है वो सरकार चलाती है, वो सेक्रेटरी नहीं चलाते हैं। तो ये जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया था। देखिए, इन लोगों को मैंने कहा ना कि एक ऐसा खाना मोदी जी ने परोस दिया है जो इनकी समझ से बाहर हो गया है कि अब हम करें तो क्या करें, हम निगले कि हम उगले, हम दोनों चीजों में फंस जा रहे हैं। बीच में देखिए इन्होंने सनातनी को टारगेट करने के लिए और सनातन धर्म को टारगेट करके ओबीसी एससी एसटी और मुसलमानों के वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया था, पर 82% सनातनी शेरों ने इनको जवाब दे दिया और मुसलमान महिलाओं ने भी रोड पर उतर करके हिजाब के अंदर से जवाब दिया है कि भाई वोट करेंगे तो सिर्फ मोदी जी को करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि अब यहाँ पर दंगा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर अजमल कसब नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर बेटियों को मान सम्मान और मर्यादा मिल रही है। अब बेटियों को अगर तलाक की धमकी दी जाती है तो मोदी जी और योगी जी का नाम लेकर के डरा दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुल जाता है। अब बहुत सारे अवेयरनेस कैंप लगते हैं, बहुत सारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आ चुकी हैं सामने, जिनके पास ऐसी पसमानदा मुसलमान महिलाएं जा करके गुहार लगा सकती हैं और हम जैसी बेटियां आवाज बन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके लिए खड़े हो सकते हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई इतनी योजनाएं आ चुकी हैं जो मोदी जी ने निकाल दिया मुस्लिम बेटियों के पक्ष में। हज को उन्होंने कर दिया कि भाई इंडिविजुअली जा सकते, तो मुसलमान महिलाएं घर की जो है वो तो मोदी जी कर रही हैं, योगी जी कर रही हैं। तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई अब तो हम निठल्ले रह जाएंगे, अब तो हमको सीना कूटना पड़ेगा, अब तो हम पॉपकॉर्न की तरह फुदक करके उछलेंगे। अब हम करेंगे क्या? क्योंकि जिन महिलाओं के ऊपर आज तक इन्होंने अपनी चालबाजियां खेली थी, वही महिलाएं हाथ की मुट्ठी से निकल रही हैं रेत की तरह। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि मेरा कारोबार बंद हो रहा है। लेकिन नाजिया जी, राहुल गांधी की बात आप करेंगे तो राहुल गांधी तो कह रहे थे कि इन्हीं 2024 के चुनाव में ही उसको लागू कर दिया जाए। अब वो इतनी जल्दी में है, जब उनकी अपनी सरकार थी, बहुत दूर ना जाया जाए, 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तब क्यों नहीं उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई? अब तो उनको भी लग रहा है कि तुरंत लागू हो जाना चाहिए। नहीं, मैं तो और भी दूर नहीं जाना चाहती हूँ। 2010 में जब राज्यसभा से ये बिल पास हुआ था, तब तो मोहन भगत की सरकार थी, इटली के दिमाग पर चल रही थी, तब क्यों नहीं हुआ? मैं तो जा भी नहीं रही हूँ, 2001 नहीं जा रही हूँ, 2 नहीं जा रही हूँ, मैं 1996 नहीं जा रही हूँ, मैं तो 2010 में ही अटकी पड़ी हूँ कि भैया 2010 में तूने क्यों नहीं लागू कर दिया? तू अभी नया फ्लाइंग किस कर रहा है, तू चुम्मा चाटी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करो भैया, शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं कर पा रहा है। लेकिन 2010 में जब ये बिल राज्यसभा से पास हो चुका था, तब मोहन भगत की सरकार ने ये क्यों नहीं किया? भाई मोहन भगत की सरकार तो एक ऐसी सरकार थी कि अजमल कसब आता था तो वो जाकर के अमेरिका में ओबामा के सामने आ गया, हिंदुस्तान में परेशान कर दिया। भाई ये क्या है? पहली बार इन लोगों को समझ में आया है कि अब जो सनातनी शेर है वो पत्थर खाने को तैयार नहीं है। पहली बार समझ में आया है कि जो सनातनी शेर है वो अपने धर्म के लिए जी जान निछावर करने को तैयार है। ये जो एम्प्लॉयमेंट का फंडा निकाला था इन लोगों ने, 28 माथा के रावण ने, कि भाई आप नौकरी नहीं दे रहे, जब हवाबाजी तो इनकी बहुत होती है ना, लेकिन जब डेटा दे दिया अमित शाह जी ने, तब फिर मुंह बंद हो गया, फिर कोई जवाब नहीं निकला। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी और अवैसी जी से कि भैया जब भगत सिंह की शहादत हुई, जब वो वीरगति प्राप्त किए, तो उन्होंने क्या किसी नौकरी के लिए किया था? जब बिनोय बादल दिनेश की मृत्यु हुई तो क्या उन्होंने किसी नौकरी के लिए किया था? इस राष्ट्र से मोहब्बत करते थे तभी उन्होंने ये किया था। इस राष्ट्र से, इस भूमि से, इस भारत से, इस भारत माता से बेइंतहा मोहब्बत करते थे तभी उन्होंने ये किया है। तो आज के सनातनी शेरों के दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि अगर कोई भी आपको वर्गला रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है, तो आप उनको जवाब दो कि हम भगत सिंह हैं,
हम वीर सावरकर हैं, हम बिनोय बादल दिनेश हैं, हम इस भारत के लिए एक बार फिर से खड़े हुए हैं, हम फिर से लड़ेंगे और हम ऐसी कोई बात सुनना नहीं पसंद करेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री की विरोधिता में जा रही होगी, क्योंकि ये वही भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज G20 के समिट के द्वारा इस भारत को सबसे आगे सर्वप्रथम उठा करके रख दिया है। यही चंद्रयान 3 है जो कभी सपने में देखा करते थे कि हमारा झंडा चांद पे, कभी हमने सोचा भी नहीं था और वो सपना पूरा हुआ। तो आज महिलाओं को जब 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, महिलाओं को मान सम्मान अधिकार मर्यादा दिया जा रहा है, तो इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो भाई ये देता कौन? जो गंगा को गंगा माँ कहता है, जो कावेरी को कावेरी माँ कहता है, जो कंकर में शंकर ढूंढता है, जो सीता माँ की पूजा करता है, जो पार्वती माँ की पूजा करता है, तो वही लोग तो महिलाओं को सम्मान दे पाएंगे ना। अदरवाइज 4 शादी करना है, 72 वर्जिन ढूंढना है, उसके बाद बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना है, औरत को आया समझना है, औरत को अपने बिस्तर का सामान समझना है, औरत से फोरसम थ्रीसम करना है, तो ये तो इस्लाम बता रहा है। तो क्या ये लोग मुसलमान औरतों को कभी वैल्यू दिए हैं जो आप दे देंगे? नाज़िया जी, ये बताइए कि क्या, क्योंकि अब तो सबको ये लगने लगा है कि जो 50% आबादी इस देश की है वो मोदी जी की मुरीद होती जा रही है। डर इनको इस बात का है कि उनके सारे वोट उस तरफ चले जाएंगे, इसीलिए इन्होंने महिलाओं को भी बांटने की कोशिश की है। यही कहा जाएगा ना, इनकी जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, मुस्लिम महिलाएं हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि उस एकता को भी छिन भिन किया जाए ताकि इनकी बात बन सके कुछ हद तक। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। एक लड़की है मुमताज, जिसका केस मैं अभी भी देख रही हूँ, 2016 से देख रही हूँ, अभी भी देख रही हूँ। उसका हस्बैंड हज हाउस में काम करता है, यही वेस्ट बंगाल में। 20,000 से ऊपर मैंने चिट्ठियां भेजी थी श्रीमती ममता बनर्जी को, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बड़ी मस्जिद में बैठा करके और तकरीबन 20 मौलानाओं ने उस बच्ची को बेइज्जत किया, उसको डिफेम किया, उसको मलाइन किया, उसको इंसल्ट किया कि लड़का जो है वो तलाक नहीं देगा, तुम खुला दे करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। और ये मैंने इस चिट्ठी को पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भेजा। काफी मीडिया पर मैंने इस बात को उठाया, काफी जगह पर मैंने इस बात को रखी। तो इस बारे में असदुद्दीन अवैसी बात नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बात नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान बेटियों के अधिकार की बात हो रही है, उसको इज्जत देने की बात हो रही है। और एक मर्द जो फॉर नो रीजन एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उसको जेल भेजने की बात हो रही है। इसलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने 50% की बात कही है, मैं आपको चैलेंज करके इस ब्रॉडकास्ट में कहती हूँ कि 82% वोट मोदी जी के लिए फिक्स्ड है। आप अभी इसी वक्त, इसी लम्हा, इसी मौका वोट करा लो। 82% वोट मोदी जी के लिए फिक्स्ड है। बाकी अगर आप दूसरे में जा रहे हैं तो 8% सुन्नी मुसलमानों के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो मोदी जी की विरोधिता करता है। सिर्फ 8% सुन्नी मुसलमान ही मोदी जी की विरोधिता करते हैं। उस 8% में भी आप महिलाओं को निकाल दीजिए, क्योंकि महिलाएं अब रोड पर उतर गई है नकाब पहन करके कि भाई फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा, नहीं तो कुछ खिलेगा ही नहीं। और यही तो रोना है ना, और यही तो डर इनको सता रहा है। इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल का विरोध खुलकर कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उसमें मीन मेक ढूंढ रहे हैं कि कहीं ओबीसी की बात कर दें, कहीं एससी एसटी की बात कर दें, कहीं मुस्लिम महिलाओं के हक की बात कर दें, ताकि इनकी बात बनी रहे और ये भी ना लगे कि इन्होंने विरोध नहीं किया और उसके साथ भी हैं। बेसिकली इनकी समस्या यही है और इसीलिए ये महिलाओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, सबके सामने सब कुछ अब तो लाइव देखा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कौन क्या बोल रहा है वहां पर सब लोग देख रहे हैं। तो अब तो मीडिया इस कदर चीजों को सामने रखने लगा है कि लोग बड़े अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से समझ सकते हैं किसने कब क्या कहा, और यही इनके लिए दिक्कत की बात है। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी दी और मुस्लिम महिलाओं का जो पक्ष मेरे दर्शकों के सामने रखा है हमेशा की तरह बड़े बेबाक अंदाज में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़िया जी नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।